नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप रोज रात 8 बजे की तरह आज भी मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में मुद्दा उठाएंगे जो देश के कई राज्यों को लागू पड़ता है और पिछले कई दिनों से चर्चा में भी है। हम भी इस पर लगातार बात कर रहे हैं और वो है अरावली की पहाड़ियां। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, एक निर्णय कहा जा सकता है, एक जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर दिया है उसके बाद अरावली की जो पहाड़ियां हैं सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि पर्यावरण पर बहुत बड़ा खतरा इसे माना जा सकता है और अवैध रूप से खनन को बढ़ावा मिल सकता है, ये कहा जा रहा है। क्या खतरा हो सकता है और पर्यावरण, वैसे भी देश भर में प्रदूषण इस कदर हावी हो रहा है कि अब पर्यावरण पर बहुत बढ़ चढ़कर हमें काम करना कई सालों से वैसे जरूरत है, लेकिन अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि एक्यूआई पर ही हर रोज हेडलाइंस बन रहे हैं। ऐसे में प्रदूषण जब बहुत बड़ा खतरा है, तब अरावली की पहाड़ियों पर ये जो मुद्दा छिड़ गया है उससे क्या असर होगा। अरावली की पहाड़ियों पर थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि गुजरात से ये शुरू होती है, 800 किलोमीटर की लंबी रेंज है और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो 100 मीटर से ऊंची है उसे ही अरावली की पहाड़ियों के दर्जे में लाना चाहिए, यानी बाकी नीची जो पहाड़ियां हैं उन्हें माइनिंग के रूप में लिया जा सकता है और इसी तरीके से प्रदूषण बढ़ सकता है, पर्यावरण पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस पर बात करने के लिए आज दो बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार ये मसला कितना गंभीर आगे चलकर हो सकता है, क्योंकि बात लगातार हो रही है और जरूरत है कि होनी भी चाहिए। मेरे साथ दो पर्यावरणविद जुड़ गए हैं। मेरे साथ रोहित प्रजापति हैं जो जाने माने पर्यावरणविद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ मयूर राठौड़ हैं और वो भी बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनवायरमेंट एजुकेटर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों की एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि अरावली पर ये जो बातें हो रही हैं उससे आप कितना सरोकार रखते हैं। रोहित भाई से शुरू करेंगे। रोहित भाई, बताइए क्या है ये अरावली का पूरा मुद्दा और इससे देश भर के पर्यावरण पर कितना खतरा बढ़ सकता है। मुझे लग रहा है कि अरावली को 4 राज्यों में बसा हुआ नहीं गिनना चाहिए और ये मसला 4 राज्यों का नहीं है, दुनिया का है। अरावली पृथ्वी पर आया है, इंसान ने अलग अलग देश राज्य बनाए हैं और उसको हमको अलग ढंग से देखना सिखा दिया है, जो गलत है। मुझे लग रहा है ये मसला पे डिबेट होना ही एक गंभीर बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब पर्यावरण के कानून बनते हैं या पर्यावरण के कानून में संशोधन होता है या फिर कुछ मसलों को लेकर कोर्ट अपनी राय पेश करती है, ऑर्डर देती है, या फिर पर्यावरण मंत्रालय अपनी राय पेश करता है नोटिफिकेशन के तहत या अमेंडमेंट के तहत, तब उसमें 2 प्रकार के मुद्दे होते हैं। एक तो होता है कि एक तरीका होता है जैसे हम ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरावली को नुकसान हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, वो एक अप्रोच हो सकता है। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि अरावली के अंदर हमको कुछ करना है। अरावली के अंदर हमको बहुत सारी अड़चने आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार की कानून व्यवस्था, जिस प्रकार की ट्रीटी पूरी दुनिया में चल रही है, जिस प्रकार की गंभीर पर्यावरणीय कटौती का निर्माण हो चुका है जो इरिवर्सिबल है, उस संदर्भ में आप सोच रहे हो कि आपको कोई इंटरवेंशन करना है। वो माइनिंग हो सकता है और सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों में बदलाव करना। मुझे लग रहा है कि ये जो बदलाव की बात या पर्यावरण मंत्री ने जो अपनी बात कही डेफिनेशन समझाने की, मुझे लग रहा है कि बहुत साफ तौर पर ये अरावली के अंदर या अरावली के आसपास अंदर कुछ प्रोजेक्ट, जैसे माइनिंग भी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो कानूनी तहत आ सके उसकी कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि अरावली के बारे में अगर किसी को जानना है या कहना पड़े तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हवा कितनी इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन फ्री हवा, उस प्रकार का मसला है। मेरे हिसाब से साफ तौर पे मैं आपको कहूं तो ये जो तरीका अपनाया गया है और जिस प्रकार का बहस कोर्ट के जजमेंट को लेकर, मैं आपको एक स्पष्ट कर दूंगा, कोर्ट के जजमेंट की टीका करना वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं है जी। उसकी आलोचना करना, उसके बारे में कहना, तो मैं पहली स्पष्टता कर दूं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं है। हम बहस कर सकते हैं, हम कोर्ट से असहमत भी हो सकते हैं और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को यह समझना पड़ेगा कि कोई इस धरती पे बसता हुआ कोई भी जीवित इंसान नहीं कहूंगा, कोई भी जीवित और जीव भी हो सकते हैं, वो
पर्यावरण के ऊपर नहीं है। और आज जिस प्रकार की गंभीर परिस्थिति का निर्माण हुआ है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हम इसमें इंटरवेंशन के लिए खास तौर पर लीगली कोई हर्डल ना आए, उसकी कोशिश की जा रही है, और ये मेरे हिसाब से बहुत गंभीर कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, ये पर्यावरण पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। और जैसे रोहित भाई कह रहे हैं कि ये बहुत बेसिक बात है जो क्यों नहीं समझ में आ रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अरावली की पहाड़ियां जो 4 राज्यों को कवर करती हैं, उस पर बहस होना और उस पर एक बड़ा निर्णय लेना देश के कई राज्यों पर खतरा साबित हो सकता है। हमारे साथ मयूर जी हैं और मयूर जी भी इस पर क्या सोचते हैं ये जानेंगे। सर, इससे कितनी पहाड़ियां और फुट हिल्स जो 100 मीटर ऊंचाई से नीची है प्रभावित हो सकती है? 100 मीटर से सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैडम, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि अरावली की डेफिनेशन जो 100 मीटर की जो आपने बात की, 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ी गिनी जाएगी, यानी अरावली नहीं गिनी जाएगी। तो इसका लॉन्ग टर्म आप देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सबसे पहली बात तो भाई साहब ने जो बताया कि डेफिनेशन ही गलत चीज है। हम डेफिनेशन कल तो ये डेफिनेशन का हिमालय क्या है, हिमालय के डेफिनेशन कीजिए, या उनकी दूसरी डेफिनेशन कीजिए, जैसे विंध्याचल क्या है, सातपुड़ा क्या है, वेस्टर्न घाट क्या है। आप उसकी डेफिनेशन में कैसे जा सकते हो? कल तो ये भी होगा कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन आप बताइए कि फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या है। इट इज एग्जिस्टिंग प्लेस जिसको आइडेंटिफाई किया गया है बरसों से, हमारे हिस्ट्री, हमारे पुराणों में, जिसकी भी व्याख्या ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो क्यों हम उसको इतना लंबा खींच रहे? जैसे भाई साहब ने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया, समझाया कि जो ऑलरेडी है, जिसका नाम दिया गया है, नाम से आइडेंटिफाइड है, तो आप उसको कैसे बोलोगे कि आप इसको यहाँ तक है उसको ही माना जाए? जैसे ये तो कब इन फ्यूचर ऐसा भी होगा कि भारतीय किसको माना जाए, तो 6 फुट हाइट वाला होगा वो भारतीय इंसान होगा, 5 फुट 11 इंच वाला भारतीय इंसान नहीं माना जाएगा, भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले तो अरावली को आइडेंटिफाई करने की क्या जरूरत है? उसका एरिया कितना है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अरावली को हाइट से हमें क्यों नापना है कि 100 मीटर से ऊपर वाला अरावली, 100 मीटर से नीचे अरावली नहीं, और 500 मीटर से इतना डिस्टेंस से इतना इतना रहेगा तो उसको हम अलग तरीके से कहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक ही फैमिली के हैं, आपका एक भाई अरावली आइडेंटिफाई होगा और दूसरा जो भाई एक ही माँ के 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, तो क्या नहीं माने जाएंगे? कुंती के 5 पांडव थे, वो अलग अलग थे, उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ थी, तो क्या हम वो 5 पांडव को नहीं मानेंगे? जिसमें ताकत होगी, भीम होगा, वही पांडव माना जाए? या कर्ण भी एक पांडव का ही, एक कुंती का ही एक बेटा था, तो वो नहीं माना जाएगा? ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। जी, बहुत गलत तरीके से ये जो मुद्दा है वो देश भर में चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्यों निर्णय सुनाया और क्या जरूरत है इस तरीके के निर्णय की? क्योंकि वैसे ही हमें पर्यावरण प्रदूषण पर बहुत ज्यादा काम करना है। आप लोग तो हमेशा बहुत सालों से काम करते आए हैं। रोहित भाई के पास वापस चलेंगे। रोहित भाई, इससे किस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की कोशिश लग सकती है? सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर रहा है कि यहाँ कोई इतना बड़ा इलीगल माइनिंग या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या मानते हैं? अरावली को जब हम आइडेंटिफाई कर देंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां अरावली की डेफिनेशन से बाहर आ जाएगी। वहां क्या क्या हो सकता है और वो देश के किन किन राज्यों पर कैसा खतरा बन सकता है? मैं अरावली को जीवित करते हुए वो क्या कहता है वो कहना चाहूंगा। या पर्यावरण जो इंसान की भाषा नहीं बोल पाता है, दुनिया में जो भाषा बोली जाती है, मुझे लग रहा है साफ तौर पे कि अगर अरावली को क्या कहना है, कुदरत को क्या कहना है, अगर वो अपेक्षा को देखकर, या पर्यावरण में मानने वाले लोग, जो कुदरत के साथ रहने वाले लोग, सामने रहने वाले नहीं, अगर उनकी बात करें, तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर हमको ये सोचना पड़ेगा। अपेक्षा ये थी कि सरकार ये साफ तौर पर कोर्ट में कहती, और अभी भी कहती, कि अरावली के कोई भी हिस्से को कोई भी माइनिंग के लिए
नहीं खोला जाएगा, या जो खोला है उसका रिव्यू किया जाएगा, वो अपेक्षा थी। कोर्ट से भी अपेक्षा थी कि अरावली के संदर्भ में जो फिलहाल कुछ जगह पे, काफी जगह पे माइनिंग हो रही है, हाँ, तो उसको रिव्यू किया जाए, वो अपेक्षा थी। उसकी बजाय बिल्कुल उल्टा हुआ। और मुझे लगता है कि अरावली के बारे में कहना पड़े, मतलब इतनी बड़ी पर्वतीय हारमाड़ा के बारे में किसी को कहना पड़े, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, वो प्रोटेक्शन वॉल है, वो कुदरत के लिए बहुत महत्व है। मुझे लगता है कि धरती पर जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। और जिस जंग से हम निकले हैं, हमने बहुत सारे जंगल को काटने की भी कोशिश की है, चल रही है जी। उसमें जंगल की व्याख्या मैं आपको बता दूं कि अभी ये दौर चल रहा है कि अलग अलग संशोधन हो रहे हैं, जिसमें कोशिश ये हो रही है कि जो इलीगल चीज पहले के कानून या पहले के मूल्य के मुताबिक जो इलीगल कही जाती थी, उसको लीगल बनाने की कोशिश। मैं आपको एक और उदाहरण दे दूं ताकि स्पष्ट हो जाए कि पहले ये हुआ था कि जब 1994 का EIA नोटिफिकेशन आया, तो कोई भी प्रोजेक्ट लाने से पहले आपको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनानी पड़ती थी, और उसके बाद आप प्रोजेक्ट ला सकते थे। तो 98, 99 में मालूम पड़ा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो नए आए 94 के बाद, उन्होंने परमिशन लेना ही भूल गए वो लोग। तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, कानून में बदलाव नहीं किया, नोटिफिकेशन निकाला, सही में पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि जो लोग रह गए हैं वो 99 तक या 2000 तक अपनी एप्लीकेशन दोबारा जारी करें और हम उनको लीगलाइज करेंगे। उसमें फाइन का प्रोविजन था। फिर 2002 में लोग नहीं आए, तो 2003 में एक्सटेंशन दिया गया, जिसको कहा गया था एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस। तो ये क्यों हो रहा था कि जो प्लांट 94 के बाद एक्सपांड हुए, जिसके लिए परमिशन की जरूरत थी, या जो नए प्लांट आए उन्होंने पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली थी, तो उसको बंद करना था। अगर उनको बंद नहीं करना था, वो वायलेशन दिख रहा था, हाँ, कि ये सारे प्लांट इलीगल चल रहे, तो उसको लीगल करने को, उसको लेकर हमने एक लिटिगेशन की थी गुजरात हाईकोर्ट में। उसके बाद वो मैटर एनजीटी में ट्रांसफर हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्स पर्सपेक्टिव एनवायरमेंट क्लियरेंस इज एब इनिशियो वॉइड, प्राइमा फेसी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है। तो वो दौर था कि जिसमें स्पष्टीकरण हो रहा था पर्यावरण के फेवर में। अभी कोशिश ये हो रही है कि बिल्कुल हम ये सोच रहे हैं कि कैसे कुछ भी कर जो हम चाहते हैं वो करें। हम चाहते हैं, मैंने बोला मुट्ठी भर, मैं सारे इंसान को ब्लेम नहीं करूंगा जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और मुझे दुख हो रहा है कि अरावली जैसे बड़े मुद्दे पे बहस करनी पड़ती है, और जिसमें फैक्ट्स एकदम क्लियर है। ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिसके लिए मैं आपको, या मैं 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को अरावली का इम्पोर्टेंट क्या है वो बताना पड़ा, वैसा माहौल भी नहीं है। उस परिस्थिति में मैं मयूरिका बहन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या उनके सवाल के जवाब देकर लोगों को मेरे को कि क्यों इम्पोर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ही, और लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर लोग चुप रहेंगे तो मानिए कि हम इस मुद्दे का स्वीकार करते हैं कि धरती पर या तो जीवन नहीं रहेगा, या जो जीवन रहेगा वो बदतर होगा, वो जीने के लायक नहीं होगा। और आप 10 साल का दुनिया का इतिहास देख लीजिए, जितने डिजास्टर हुए, जो पर्यावरणीय कटोकटी का निर्माण हुआ है, जिसमें इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, जिसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि ये साफ तौर पर मुझे, और इसको लेकर काफी संगठनों ने ओपन लेटर भी लिखा है, और उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। और मैं चाहता हूं कि लोग अपने डिनर के वक्त, लंच के वक्त तो साथ में रहने की गुंजाइश नहीं रही, लेकिन डिनर के वक्त लोग अपनी टेबल पे अपने बच्चों के साथ या बच्चे माँ बाप के साथ इस मुद्दे पे बहस करें, और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पढ़े, और ये सोचे कि वो इनकी जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है। वो गुजरात के है कि नहीं, दिल्ली के है कि नहीं, राजस्थान के है कि नहीं, हिमाचल के है कि नहीं, ये सीधा हरियाणा के है कि नहीं, ये सीधा पूरे भारत का नहीं, धरती पे रहने वाले हर जीव का सवाल है, और हर जीव को इसके बारे में बोलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा उठा है, क्योंकि सरकार हमसे तो सबूत मांग रही थी अपनी नागरिकता के, जो हम दे रहे हैं, लेकिन अब हम प्रकृति से सबूत मांगने लगे हैं। जब प्रकृति से सबूत मांगने लगेंगे तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी। और मयूर जी के पास मैं वापस चलूंगी, और क्योंकि थार रेगिस्तान को रोकने वाली सेफ्टी वॉल के रूप में अरावली को देखा जाता है, ऐसे में अगर अरावली की पहाड़ियां हटती है तो मयूर जी कौन कौन से राज्यों में किस तरीके की असर होने की संभावना है? सबसे पहले तो ये समझना है कि जो विंड डायरेक्शन है हमारे यहाँ पर भारतीय उपखंड के अंदर,
ये तो वो हमें साउथ वेस्ट और ईस्ट ईस्ट टू वेस्ट का है, यानी नॉर्थ साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। तो और जो डायरेक्शंस है हमारे, अब जैसे ये थार डेजर्ट जो है, वो थार डेजर्ट हमारा वेस्टर्न वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में है। वहां से यानी विंड डायरेक्शन के हिसाब से हम देखें तो क्या होगा, ये जो वॉल जो बनी हुई है अरावली की, तो विंड डायरेक्शन के हिसाब से ये पूरी विंड जो है वो डेजर्ट को एक्सटेंड करेगी आगे की तरफ। तो वो डेजर्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग सिर्फ डेजर्ट आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं होगा, पूरी क्रॉप पैटर्न चेंज हो जाएगी। सबसे पहले तो डेजर्ट तो आगे बढ़ता बढ़ेगा, डेजर्ट बढ़ने की प्रोसेस स्लो है, लेकिन डेजर्ट की जो सैंड वगैरह है, जो सैंड जाके गिरेगी आसपास के जो फर्टाइल लैंड है उसको डिस्टर्ब करेगी, क्रॉप पैटर्न पूरी चेंज होगी, उसके हिसाब से पूरा वेदर चेंज होगा। और उसके वेदर चेंज होने के साथ साथ में पानी की जो किल्लत है वो शुरू होगी। डेजर्ट तो बाद में आएगा, उसके पहले जो सबसे पहले होगा वो पानी की किल्लत होगी, यानी जो हमारी नदियां जो है वो सूखेगी, जैसे साबरमती है, घाघर है, या फिर लूणी नदी है, बनास नदी है। ये सब रिवर का पानी कहाँ जाए? माउंटेन ही नहीं रहेगा तो पानी कहाँ रहेगा? और पानी नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर आप कैसे करोगे? आप इरिगेशन कैसे करोगे? डेजर्ट एक रात में शिफ्ट नहीं होता है, या एक साल में शिफ्ट नहीं होता है, या 3 साल में शिफ्ट नहीं होता है। डेजर्ट स्लोली शिफ्ट होता है। डेजर्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन डेजर्टिफिकेशन की जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ड्राइनेस। तो जो ड्रायर पार्ट है वो ड्रायर पार्ट पहले बनना शुरू होगा। तो वो जो ड्राई पार्ट बनना होगा, एग्रीकल्चर पैटर्न आपकी चेंज हो जाएगी, पानी नहीं रहेगा, पानी की किल्लत होगी। डेजर्ट तो वहां नॉर्थ यानी नॉर्थ राजस्थान में या वेस्ट राजस्थान का इफेक्ट होगा, लेकिन उससे निकलने वाली जो नदियां है, नदियों के ऊपर निर्भर है जितने भी शहर या गांव या बस्ती, वो पूरी इफेक्ट होगी। हमें सिर्फ डेजर्ट एक को नहीं देखना है, डेजर्ट के साथ में बहुत सारे आयाम भी जुड़े हुए, तो वो सभी कंपोनेंट्स मिलके इकोलॉजी जो क्रिएट हुई है वो इकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये माउंटेन नहीं रहेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स ये जो हमारे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम डेजर्ट के साथ में डेजर्ट को देखते हैं कि डेजर्टिफिकेशन होगा, डेजर्ट आगे बढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले जो वहां पर रहने वाले जो पेड़ पौधे, सबसे पहले तो आपको हमें ये समझना है कि इंडियन एक्ट के अंदर, यानी दैट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ की जो डेफिनेशन है, इट इज नॉट ओनली मेंट फॉर एनिमल्स ओनली। हमारे यहाँ पर वनस्पति को भी वाइल्ड लाइफ माना गया है। तो वाइल्ड लाइफ, हमारे इंडिया ऐसा अच्छा कंट्री, हमारा संविधान इतना स्ट्रांग है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रांग थे, डेफिनेशन इतनी स्ट्रांग थी कि वाइल्ड लाइफ का मतलब जिसमें प्लांट्स भी है और अन्य सभी जीव है। तो पूरे का पूरा वाइल्ड लाइफ सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए मयूर जी से फिर से वगैरह है जी, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह है वो खत्म हो जाएंगे, और उससे साथ में तो जो हमारे एक्विफाइजर्स है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो डेजर्टिफिकेशन अकेला नहीं होगा, उसके साथ में बहुत सारी इम्पैक्ट क्रिएट होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगी। हमारी आमदनी कम हो जाएगी, लोगों को भूखमरी होगी, पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी अर्निंग नहीं होगी। तो हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो जाएगी उस एरिया की। हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी भी खत्म हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी। तो हम ये अरावली को खत्म नहीं कर रहे, हम हमारी जीडीपी के ऊपर भी हम इफेक्ट कर रहे हैं, हम हमारी इकोलॉजी के ऊपर भी इफेक्ट कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा भी दे रहे हैं। जी, तो कई पहलुओं तो ये जो पूरी प्रोसेस बहुत लंबी है और ये बहुत खतरनाक प्रोसेस है अगर अरावली टिकता है। और इम्पोर्टेंट बात ये मैम कि जब भी विंड जो है, यानी हिमालय के अंदर जब बर्फ गिरती है, तो बर्फ के साथ में जो विंड है वो विंड साउथवर्ड आती है। तो आप देखिए कि जब भी बारिश गिरती है या हिम वर्षा होती है तो उसकी सबसे पहले इफेक्ट अरावली पे आती है। उसकी जो विंड है, विंड के हिसाब से आप देखिए जितने भी सिटीज वगैरह है वो ठंडे रहते हैं, और उनकी जो उसकी वजह से वहाँ प्लांट लाइफ का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है।
अगर अरावली नहीं रहेगी तो ये जो विंड है, विंड के हिसाब से जो पूरी को इकोसिस्टम जितनी भी बनी हुई है, वहाँ के जो क्लाइमेटिक वेदर पैटर्न के हिसाब से जो क्रॉप पैटर्न है, वो पूरा का पूरा सब तहस नहस हो जाएगा। जी, ये तो बहुत डेंजरस बात है। जी, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है कि सिर्फ ना की पहाड़ियां प्रभावित हो रही हैं, बल्कि वन्यजीव, पूरा इकोलॉजी सिस्टम प्रभावित होगा। प्रभावित हो रहा है। जी, रोहित भाई के पास वापस चलूंगी। रोहित भाई, अरावली को ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मुख्य स्रोत माना जाता है। ऐसे में अगर अरावली की पहाड़ियों को ही हम माइनिंग कर खत्म कर देंगे तो जल स्तर पर, भूजल स्तर पर क्या असर पड़ने की संभावना है? वहां से बहुत सारी नदियां भी गुजरती है। ऐसे में क्या ग्राउंड वाटर पर क्या असर पड़ेगा रोहित भाई? मैं आपको बताऊं कि नदियों पे सीधा असर पड़ेगा। ग्राउंड वाटर तो हमको दिखता नहीं है क्योंकि हमारे पास पंप है और पावर है, हम निकाल लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहाड़ है वो वेटलैंड है। आप कोशिश कीजिए समझने की कि नदियां कहाँ से आती है। जो पानी है वो जब बारिश के वक्त एक जगह पे वेटलैंड पकड़ के रखती है, फिर जैसे बारिश जाती है तो जो पेरिनियल रिवर है, मतलब जो 12 मास बहने वाली नदियां है या 8 मास बहने वाली नदियां है, 6 मास बहने वाली, उसका पानी कहाँ से आता है? तो वो कोई एक जगह से नहीं आता है, वो यहीं से आता है। और दूसरा, अगर आप वेटलैंड को बड़ा इम्पैक्ट करोगे तो ग्राउंड वाटर तो बड़ा मामला है, वो सीधा समझना चाहिए, लेकिन नदियों का क्या होगा? ये नदियों को कैपिटल पनिशमेंट है, मतलब इनको फांसी देने वाली बात है। नदी को फांसी देने वाली बात है। और मैं आम लोगों के लिए समझा दूं कि मुंह में आपने उंगली डाली तो कुछ नहीं कहा हमने, कान में डाली कुछ नहीं कहा, नाक में डाली वहां पे भी कुछ नहीं कहा, ये आंख में उंगली डालने वाली बात है। वहां तक पहुंची है, लोगों को बोलना पड़ेगा कि ये नहीं अलाउ है। बिल्कुल, लोगों को बोलना पड़ेगा, और लोग नहीं बोलेंगे तो उसकी असर भुगतने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। मयूर जी जब बात कर रहे थे वन्य जीवों की, तो एक सवाल मेरे मन में ये भी आया कि ऐसे अगर पहाड़ियां खत्म होती जाएगी तो ये तो सीधा एक घर्षण इंसानों और वन्य जीवों के बीच हो जाएगा, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसे हम खत्म करते जा रहे हैं, और आप इसी क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो ये जो घर्षण है वो किस हद तक बढ़ सकता है मयूर भाई? सबसे पहली बात तो जो आपने बताया, घर्षण तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हैबिटेट लॉस्ट सबसे बड़ा है मुद्दा। कि बहुत सारे ऐसे जो केव ड्वेलिंग एनिमल्स है, जैसे हमारे यहाँ पर लेपर्ड है, हाइना है, खैर राजस्थान में तो टाइगर्स भी है और आगे भी टाइगर है। तो ये जो एरिया है, नो डाउट सेंचुरी नेशनल पार्क को टच नहीं करने वाले, लेकिन धीरे धीरे ऐसा तो नहीं कि टाइगर ऐसा उसके लिए तो बाउंड्री है कि भाई तेरे को यहाँ से बाहर नहीं जाना है, वो तो बाहर जाएगा ही। तो जो एरिया एडजॉइनिंग पार्ट है नेशनल पार्क सेंचुरी के आसपास में, अगर वहां का हैबिटेट लॉस्ट होता है तो टाइगर का भी हैबिटेट लॉस्ट होता है, और वो टाइगर का मूवमेंट ज्यादा हो सकता है आगे की तरफ। ये नॉट ओनली द टाइगर, ये जो भी तृणाहारी प्राणी है, जो भी डियर वगैरह है, वो भी आगे की तरफ और शिफ्ट होंगे। यानी सीधे के सीधे उनका जो हाइड आउट यानी जो रहने की जगह है वो खत्म होगी, तो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर वो आएंगे, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने के पूरे चांसेस है। क्योंकि फिर हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह डालेंगे या फिर वो जानवर को मारने के लिए कुछ दवाइयां वगैरह रखते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल उसको अपनी खेती को बचाना है, आमदनी को बचाना है, तो वो सामने एनिमल को मारेगा और इससे एनिमल भी सामने अटैक कर सकता है। तो वैसे एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। और कभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम एनिमल से डरते भी हैं। जैसे लेपर्ड है, तो लेपर्ड आ गया आपके एरिया के अंदर, तो आप क्या करोगे? तो आप सबसे पहला काम करोगे लेपर्ड को पकड़ने का। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि लेपर्ड क्यों आया, या कोई भी वाइल्ड एनिमल जो हाई प्रेडेटर्स जो है वो आए क्यों? क्योंकि उसको खाना नहीं मिला जंगल में, उसको रहने का नहीं मिला, इसीलिए वो लोग वहां पर आए। कोई भी जानवर बेवकूफ नहीं होता है, वो अपनी सेफ्टी को पहले मेजर करता है, सेफ्टी पहले देखता है, और सर्वाइवल के लिए उसको आना पड़ता है ऐसे एरिया के अंदर जहां पर एनिमल यानी ह्यूमन हैबिटेट है। तो ह्यूमन हैबिटेट के साथ में सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट उनका ही होता है। तो अगर हैबिटेट लॉस्ट होता है, खाना नहीं मिलता, उसको रहने का नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलेगा, तो वो जानवर क्या करेगा?
वो जानवर सीधा ही ह्यूमन हैबिटेट है, वहाँ अपने सर्वाइवल के लिए अपने यानी जो भी अपना ग्रुप है एनिमल का, उनका पूरा ग्रुप हर्ड जिसे हम लोग कहते हैं, पूरा का पूरा हर्ड आ जाता है, एक एक एनिमल नहीं आता है। उसके बाद में जैसे तृणाहारी है तो पूरा ग्रुप आएगा जी। तो जिसमें तृणाहारी सबसे नीचे से लेकर ऊपर तक की मैं बात करता हूँ, जिसमें ज्यादातर हमारे यहाँ पर जो जंगली सूअर जिसे हम लोग कहते हैं वो उनका जो पिग्स वगैरह जो है वो सीधे आ जाते हैं, दूसरे रोडेंट्स आ जाते हैं, या फिर ये टाइगर या लेपर्ड वगैरह जो है वो आ जाते हैं, हिरन का पूरा ग्रुप आता है वो आ जाता है, ब्लू बुल नीलगाय जिसे हम कहते हैं वो भी रोज एक लोकल वर्ड है, उनका भी वो एनिमल्स भी एंटर करते हैं एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, और जहाँ क्रॉप लगा है क्रॉप को खा जाते हैं क्योंकि उनका हैबिटेट लॉस्ट हुआ है। राइट। तो ऐसा बहुत कुछ है, नॉट ओनली एनिमल के साथ में बहुत कुछ भी है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी सिस्टम और वाइल्ड लाइफ सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। इंसान तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं, प्रकृति तो डिस्टर्ब हो ही रही है। थोड़ा सा सेल्फिश बनकर अगर रोहित भाई वैसे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन गुजरात पर इसका क्या असर होने की संभावना है? क्योंकि हम गुजरात से बात कर रहे हैं तो ये भी जरूर मैं जानना चाहूंगी कि गुजरात पर इसका कितना असर पड़ सकता है। गुजरात की जो पहाड़ियां हैं उसमें से कितनी इस निर्णय के दायरे में आ सकती है, और लॉन्ग टर्म पर गुजरात पर रोहित भाई क्या असर पड़ सकता है? बड़ा असर पड़ेगा। और मैं ये आपको ये कहना चाहूंगा कि जो परिस्थिति का निर्माण, वो कहेंगे कि हम फिलहाल सबको टच करने वाले नहीं हैं। अभी पर्यावरण मंत्री ने बहुत सारी स्पष्टीकरण करने की कोशिश की कि कितना इलाका बिल्कुल टच नहीं किया जाएगा, तो ये शुरुआत होती है। अब कुछ चीजें करना चाहते, धीरे धीरे कर आप उसको बड़ा करते हो। तो मुझे लगता है कि गुजरात में अगर एक लाइन में कहूँ तो साबरमती वहीं से आती है जी। और मैं आपको कहूँ कि बहुत सारा जो अभी मयूर भाई ने जो बताने की कोशिश की कि जो पूरा हिमालय में जो बर्फ गिरती है और फिर वो अरवली से होकर नीचे की ओर आती है, तो सीजनलेस वर्ल्ड का निर्माण या एक्सट्रीम वेदर का वी आर इनवाइटिंग। इससे गुजरात को ये समझना पड़ेगा कि वी आर इनवाइटिंग अ डिजास्टर। ये डिजास्टर अपने आप नहीं आ रहा, हम उसको बुला रहे हैं बाय गिविंग इनविटेशन कार्ड के प्लीज कम एंड हर्ट मी। तो बहुत गंभीर मामला है गुजरात के लिए भी, और गुजरात के लोगों को ये समझना पड़ेगा। और गुजरात में अगर जो अरवली का हिस्सा है उसको नहीं, मैं पूरे गुजरात की बात करता हूं। और अगर क्लाइमेट को देखा जाए, अगर ये पूरी जगह में पहले थोड़ा माइनिंग हुआ फिर और हुआ, आजकल उसी ढंग से जंगल नष्ट हुए हैं, क्योंकि हमको झाड़ में फर्नीचर दिखता है, पहाड़ में कोटा स्टोन दिखता है, टाइल्स दिखती है, सीमेंट दिखता है। हमको कभी पहाड़ में पानी नहीं दिखा, बायोडाइवर्सिटी नहीं दिखी, झाड़ नहीं दिखा, वेटलैंड नहीं दिखी। तो मेरे हिसाब से आगे तक जा सकता है। इसलिए मैं पहले कह चुका हूं कि ये अरावली को ये 4 राज्यों का हिस्सा मत मानिए। वो हम जैसे वी द ह्यूमन नॉनसेंस हैज द डेफिनेशन कि मैं गुजरात का हूं, मैं पंजाब का हूं, मैं राजस्थान का हूं, मैं दिल्ली का, हरियाणा का। ये पहाड़ पृथ्वी का कुदरत का हिस्सा है, वो कोई स्टेट का नहीं है। जी। आप बात भी कर रहे हैं रोहित भाई तो मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं कि कौन सी स्थिति को हम इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि अब मौसम तो हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। जैसे सर्दियों का मौसम है लेकिन सर्दियां महसूस नहीं हो रही है, यानी पैटर्न क्लाइमेट चेंज का पूरा बदलता जा रहा है और उसी बीच हम इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का निर्णय क्यों सुनाना पड़ा, क्यों सरकार इसमें साथ दे रही है या सरकार के दिशा निर्देश से ही ये काम हो रहे हैं। लेकिन जो भी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि देश की जनता तो इस पर कि कोई उन्हें शायद बहुत ज्यादा समझ ही नहीं आ रही होगी कि इसका क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि सरकार जो एक अच्छा चित्र दिखाती है वो ही देखकर जनता खुश है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत बड़े हो सकते हैं। एक एंड नोट के साथ मयूर भाई बात को खत्म करेंगे, क्या कहेंगे, क्या करना होगा, लोगों को क्या करना होगा, सरकार को क्या करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये निर्णय दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को किस तरह से हम चुनौती देंगे? सबसे पहला तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया है, हुक्म आया है, वो हुक्म को पहले तो सब सही तरीके से उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, सही तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हम कहते हैं कि जो डिसीजन आया है
वन मंत्री के कहने से कुछ नहीं होगा। वन मंत्री को गैजेट निकालना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन हम लोग मान रहे, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आदेश को हम इस तरह से फॉलो करेंगे या इस तरह से फॉलो होने वाला है, तो उसका एक गैजेट निकलना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा कि ये हम लोग जो भी मानते हैं कि ये आदेश होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट मैडम बात ये है कि ये फॉरेस्ट लैंड है, इसके अंदर सबसे पहले तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इसके ऊपर लागू होता है। दूसरा उसके ऊपर होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू होता है, उसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी एक्ट लागू होता है, उसके ऊपर पेशा एक्ट लागू होता है। ये सभी एक्ट के अंदर इसके ऊपर ये आया है, जिसकी एप्लीकेशन या हम लोग बोलते हैं कि वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, वो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि आपको ये सभी एक्ट के अंदर, जैसे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को की परमिशन लेके ही आपको एंटर होना पड़ता है फॉरेस्ट के अंदर या उस एरिया के अंदर, बराबर है। दूसरा कि हमें पेशा एक्ट के अंदर आपको ग्राम सभा का ठराव चाहिए, वो आपको रेजोल्यूशन चाहिए, ग्राम ठराव जिसे कहते हैं। और फॉरेस्ट राइट एक्ट यानी ट्राइबल को सबसे पहला अधिकार है उसके संसाधन और उसके स्रोत के ऊपर। तो ये बहुत सारे ये एक चीज से नहीं होगा, ये तो बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा, स्थानिक लोगों के साथ घर्षण होगा, यानी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर होने वाला है। हम अरावली को सिर्फ एक महीने में न देखें, हम वहाँ के लोगों की हमने ही दिए गए, हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन, हमने जो एक्ट पास किया है, खत्म हो जाएगी और ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो बाद में आएगा, पहले ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। और मुझे ये कहते बहुत डर लगता है, मुझे ये वर्ड्स यूज नहीं करने, इन फ्यूचर नक्सलाइट एक्टिविटी बढ़ जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि लोगों को अपनी स्थानिक जगह जो है वो नहीं छोड़ पाएंगे। आज अपना घर कौन छोड़ने के लिए तैयार होगा, और वो कैसे खिसेंगे अपनी जगह पर। और देश के अंदर देश को नक्सलवाद का एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। भारत का भविष्य बहुत कहते हैं कि अंधकारमय होने जा रहा है। हमारा संविधान जो है हम उसकी रक्षा करते हैं, और इतने सालों से हमने ट्राइबल के साथ में कहीं किसी भी जगह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट किया है। और ये पूरा शांति प्रिय एरिया है, ये पूरा शांति, हमने को एग्जिस्टेंस की बात की है, और हमने राजस्थान ने तो को एग्जिस्टेंस पूरे वर्ल्ड को बताया है। जी बिल्कुल। कि जैसे सबको पता है कि बिश्नोई लोगों ने क्या किया था, और भी लोगों ने क्या क्या नहीं किए, क्या बलिदान इसके पीछे नहीं दिया है पर्यावरण को बचाने के लिए, स्थानिक पर्यावरण को बचाने के लिए। और ऐसा ही चलता रहा तो स्थानिक पर्यावरण, लोगों का कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री के साथ होगा, कॉर्पोरेट्स के साथ में होगा, और ये आने वाला भविष्य बहुत ही अंधकारमय, बहुत ही गलत रास्ते पे भी ये सब जा रहा है पूरा देश। जी, जंगल को हम खत्म करने की कवायद में जुटे हैं, और जंगल पे बसने वाले लोग तो इसकी अहमियत बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन हमारे जैसे शहरों में रहने वाले लोग जो कंक्रीट सीमेंट के जंगल में रहते हैं, उन्हें अरावली की पहाड़ियां खत्म होने का डर नहीं सता रहा है। लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं देकर जाएंगे अगर हम हमारी प्रकृति को अब संजो कर रखने की कोशिश में नहीं जुटेंगे। गुजरात में और देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। मुझे लग रहा है ये प्रदर्शन हमें तेज करने होंगे ताकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इसका संज्ञान ले और ये जो एक्टिविटी हो रही है उसे रोके। फिलहाल आशा करते हैं कि कोई पॉजिटिव जरूर कंक्लूजन निकल कर आए। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। रोहित भाई कहना चाहते हैं? रोहित भाई जी बताइए। नहीं, मुझे क्या है कि अगर इस बात को और स्पष्ट करना है तो सरकार और कोर्ट के जजमेंट में अपेक्षा थी कि वो एक नक्शा पेश करें कि पहले जो समझ थी उसमें ये अरावली था, अभी की समझ जो जिसका इस्तेमाल हो रहा है उसमें ये अरावली नहीं गिना जाएगा। अगर ये सादी सीधी बात सरकार नहीं कह पाती है तो इसका मतलब कि वो कुछ छिपा रही है। ये तो गूगल अर्थ पे मैप बन सकता है। मैं जब बोल रहा हूं, अगर मैं किसी को 10-15 मिनट दूं तो ये मैप बाहर आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि उनको, अगर वो अब बहस में साइंटिफिकली एंटर होना चाहते हैं तो एक मैप पब्लिश करे कि पहले जो समझ थी उसमें अरावली किसको गिना जाता था,
अभी आप जी। मान लो, आप जिस दिन से समझा रहे हो कि ये गिना जाएगा, वो गिना जाएगा, 2 पहाड़ों के बीच के अंतर गिना जाएगा, ऊपर की 100 मीटर की हाइट होगा तो उसकी जो नीचे का जो पूरा फलक्रम है उसको गिना जाएगा। तो उसको लेकर हमको बताइए कि आप जो डेफिनेशन ला रहे हैं उसमें कौन से इलाके अरावली नहीं गिने जाएंगे। इतनी सादी सीधी बात अगर सरकार बताने को तैयार नहीं है तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ी बात छुपा रही है। खुलकर कह दो कि हमें यहाँ पे माइनिंग करनी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट लाना है, इसलिए हम कर रहे हैं। वो बहुत बड़े पैमाने पे जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बार बहुत लोग रास्ते पे आए हैं और एकेडमिकली भी बहुत लोगों ने कोर्ट को लिखा है, बहुत सारे फैक्ट्स को उजागर किया है। बायोडाइवर्सिटी को लेकर डिटेल बात हुई है, वाइल्ड लाइफ को लेकर डिटेल बात हुई है, वेटलैंड को लेकर डिटेल बात हुई है, पैसा को लेकर बात हुई है। मतलब हर पहलू जो बता रहे थे मेरे साथी, वो सारे पहलू में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाली जा रही है। तो ये नक्शा वाली बात मैं दोबारा दोहराऊंगा, बता दीजिए ना। आप हमसे कागज मांगते हैं, हमसे पुरावा मांगते हैं, आधार मांगते हैं, आप एक नक्शा पेश कर दीजिए 24 घंटे में। मैंने वही बताया कि आप गैजेट वही निकालना है, गैजेट वही, आप राजपत्र जिसे हम कहते हैं गैजेट निकालेंगे तब पता चलेगा कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, है ना। जो स्पष्ट है वो स्पष्टीकरण देनी खूब जरूरत है। इन फ्यूचर गवर्नमेंट का अपना खुद का भी एक प्रोटेक्शन बन सकता है कि हमने गैजेट डिक्लेयर किया था और ये गैजेट के अंदर इतना है, तो इन फ्यूचर गवर्नमेंट के सपोर्ट बनेगा ये डॉक्यूमेंट, तो उसका कहीं गलत मतलब भी नहीं निकले, ताकि गलत मतलब निकलता है तो और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे। भाई साहब ने जो बताया वो सही है, उसी तरह से हमें कुछ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बाहर आगे आना पड़ेगा और गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि ये इतना, ये मैपिंग पहले था, इसको हम अरावली गिनते या नहीं गिनते। इम्पोर्टेंट बात है ये है कि आपको अरावली की डेफिनेशन नहीं करनी है जी। अगर आपने अरावली की डेफिनेशन की तो कल हिमालय की डेफिनेशन होगी, विंध्याचल की डेफिनेशन होगी, सातपुड़ा की डेफिनेशन होगी। ये डेफिनेशन किसी एक जगह की नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा कहना चाहिए कि हम कौन सा एरिया या कौन सी हाइट के जो जमीन है उसका इसका इस्तेमाल हम माइनिंग में करेंगे, कौन सा एरिया हम माइनिंग के अंडर ले सकते हैं, कौन सा एरिया माइनिंग के अंदर नहीं ले सकते, वो एरिया डिफाइन करना चाहिए, वो हाइट डिफाइन करनी चाहिए, नहीं कि अरावली। जी बिल्कुल। तो सरकार मुझे बफर जोन चाहिए, मुझे बफर जोन चाहिए अरावली के आसपास। आप अरावली मांग रहे हो ना, मैं अरावली के आसपास बफर जोन मांग रहा हूँ कि वो बफर जोन में भी आप कुछ नहीं करोगे। यस, बफर जोन होगा उसमें भी आप कुछ नहीं करोगे। आप हमसे ये मेरी उंगली है ना वो मांग रहे हो या मेरा सर मांग रहे हो, मेरा हाथ, ये पूरी बॉडी को मैं देने को तैयार नहीं, ये बॉडी को घूमने के लिए मुझे आसपास जगह चाहिए। तो अरावली को बफर जोन, अरावली के नाम से आप सरकार को और जो ये निर्णय करने वाला है कि वो अरावली मांग रहा है बफर जोन, अपना हिस्सा देने को तैयार नहीं है, वो मांग रहा है मुझे बफर जोन चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है, बहुत निग्लिजिबल है, वो बढ़ाओ। सही है, एकदम आपकी बात सही। जैसे हमने सेंचुरी नेशनल पार्क रक्षित आरक्षित जंगल है, उसके आसपास में बफर जोन बनाए, और आज के तारीख में भी गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। आई अप्रिशिएट देम, राइट, कि डिपार्टमेंट भी जो बफर जोन उन्होंने भी क्रिएट किया है, गुजरात उसके हिस्से में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वैसे भाई साहब ने सही बताया कि पूरी अरावली के साथ में बफर जोन होना चाहिए। अगर बफर जोन है तो अरावली बचेगा जी, अरावली को बचाने तो बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सरकार से हम मांग ही कर सकते हैं, लेकिन सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना मुझे नहीं लगता है कि कुछ फ्रूटफुल साबित हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ या सरकार की मंशा जरूर होगी, क्योंकि आगे चलकर काम वहां सरकार को करना है, डेवलपमेंट वहां सरकार को करना है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पीछे सरकार का या सरकार के रिलेटेड मंत्रालय का जरूर कोई ना कोई दिशा निर्देश हो सकता है। ये मैं अंदाजा लगा रही हूं, क्योंकि धीरे धीरे संस्थाओं की स्वायत्ता खत्म हो रही है। एनजीटी अब ऑर्डर तो बहुत सारे करती है, लेकिन उसका अमलीकरण करवाने वाला कोई नहीं है। अलग अलग संस्थाएं बहुत सारी
ऑर्डर पर ऑर्डर पास करती हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए काम नहीं हो रहे हैं। फिलहाल आपके और हमारे जैसे लोग चर्चा करते रहें और लोगों को समझाते रहें और सड़कों पर उतरकर विरोध भी करना पड़े तो शायद करना होगा, क्योंकि हमारे हिस्से का पर्यावरण, हमारे बच्चों के हिस्से का पर्यावरण हम खुद संजोए, अब वही स्थिति आ पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि वीएनएम टीवी की सालों से एक टैगलाइन है, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। ये टैगलाइन हमने खास पर्यावरण के लिए बनाई है कि लाखों लोग मिलकर जब छोटी छोटी कोशिश करेंगे तब जाकर हम पर्यावरण को बचा सकेंगे। और अभी तो पर्यावरण पर जो खतरा आन पड़ा है वो बहुत बड़ा है। इसके लिए हमें अपने हिस्से का विरोध दर्ज करवाना होगा, जिस तरह से भी हम कर सके। वीएनएम टीवी पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल है जिससे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ आपके हक और अधिकार की बातें हम करते हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, जरूर शेयर कर लीजिएगा। हम बहुत सारी आलतू फालतू की वीडियोस और रील्स को शेयर करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेटिव चीजें जो हमसे जुड़ी है, हमारे अस्तित्व से जुड़ी है, उसे शेयर करना भूल जाते हैं। जरूर शेयर करिएगा। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 647 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार आप देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।